पहले जो चीज इंपॉर्टेंट है वो आज के हवाले से वो है एनी अनपेड एक्सपेंडिचर इज चार्जेबल एज इनकम फ्रॉम बिजनेस, सेक्शन 34 का 5। बात यह है कि आप यूं समझ लीजिए कि हमारे दोस्त हैं दाऊद शाही साहब, तो वो एक बिजनेस कर रहे थे। बिजनेस करते हुए उन्हें किसी को कोई पेमेंट करनी थी, वो पेमेंट करने लगे, वो बंदा चला गया, उसने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की, निकल गया। दाऊद शाही साहब बड़े परेशान हुए, अब क्या किया जाए, पैसे लेके नहीं गया। अब पैसे नहीं लेके गया तो जाहिर है एक परेशानी तो होगी, तो उसके पैसे थे, इमानत थी। बड़ी कोशिश की, बंदा नहीं मिला। एक साल गुजर गया, दूसरा साल गुजर गया, तीसरा साल गुजर गया। वो सोच में पड़े रहे। एक दिन इनकम टैक्स वाले बंदों के साथ जिक्र हो गया, उन्होंने कहा इसमें कौन सी ऐसी मतलब कोई मसला है, वो पैसे नहीं लेने आया, छोड़ गया, उसको क्या करें? इनकम फ्रॉम बिजनेस में डाल दें और उसका टैक्स हमें दे दें, उसका टैक्स हमें दे दे। वो कहते हैं ये इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड टू अ पर्सन फॉर एनी एक्सपेंडिचर इन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस and he has not paid the related liability within 3 years, 3 सालों तक वो लाइबिलिटी जो है वो पे नहीं की गई of the end of the tax year in which deduction was allowed। यानी ये 3 साल उस साल के अलावा है, ये 3 साल उस साल के अलावा हैं। और अगर डिडक्शन नहीं की गई तो क्या किया जाए? शाबाश, इसको शामिल कर दिया जाए इनकम फ्रॉम बिजनेस में। जी शाबाश। तो वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड टू अ पर्सन फॉर एक्सपेंडिचर इन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड ही हैज नॉट पेड द रिलेटेड लायबिलिटी विद इन द 3 years। कौन से 3 year? Of the end of the tax year in which deduction was allowed, the unpaid liability shall be chargeable under the head of income from tax। यानी चार्जेबल का मतलब यह है कि ये तुम्हारी इनकम है और हमें इस पे क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। मिसाल, दाऊद शाही हैज incurred a repair expenditure of 1 लाख रुपए for CFE college in a tax year 2018, but the person who has to pay the amount was being lost। बंदा गुम गया, वो कहीं दूर निकल गया, बड़ा पहाड़ों में जाके ढूंढा, वो बंदा नहीं मिला। तो मिस्टर दाऊद सर्च फॉर द 3 years, कब से लेके कब तक? 21 तक ढूंढते रहे। फाइनली he had added this amount in the income from business and being taxed by FBR। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, बात समझ आ गई? तो साले इसको आसान कर लेते हैं। एनी लायबिलिटी, एनी पेमेंट, एनी एक्सपेंडिचर विच हैज यू हैव टू बी मेड पेड बाय द बिजनेस एंड बीइंग नॉट पेड फॉर द 3 years after the required year, या after the year in which payment should be made, the amount should be added in income from business and being taxed। clear जी? लेकिन अगर ऐसा हो गया later on in previous scenario, later if liability is paid, बंदा मिल गया या वो आ गया कि 3 साल पहले मैं यहां पे इतने पैसे छोड़ गया था और आपने उसे पे कर दिए, तो क्या होगा? डिडक्टेबल इन द ईयर ऑफ पेमेंट। जिस ईयर में आप उसको पैसे देंगे क्या हो जाएंगे? डिडक्ट हो जाएंगे। क्लियर बच्चों? कोई चीज मुश्किल?
सिंपल बात, कोई पेमेंट नहीं की, 3 साल तक नहीं हो सकी, 3 साल बाद क्या करो, इनकम फ्रॉम बिजनेस में डाल दो, ठीक है जी, और अगर दे दी तो दोबारा डिडक्ट कर लो। चलो जी आगे जी, डिडक्शन फॉर ट्रेडिंग लायबिलिटी एज इनकम। ट्रेडिंग लायबिलिटी एज इनकम, देखिए माल को बेचने के लिए बड़े पापड़ पेलने पड़ते हैं। दुनिया में चीजें इतने आराम से नहीं बिकती। चीजों को बेचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोई मार्केटिंग, कोई सेल्स एक्टिविटी, कोई इश्तहारबाजी, कोई एडवर्टाइजिंग, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, तभी जाकर चीजें बिकती हैं। ऐसे थोड़ी चीजें बिक जाती हैं। क्या हाल है बच्चों? तो कहते हैं वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड फॉर ट्रेडिंग लायबिलिटी लाइक कॉस्ट ऑफ सेल, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन। तो हमारा खर्चा हुआ हो किस पे? एडवर्टाइजिंग पे, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, आउटडोर मीडिया पे। कोई इश्तहार दिए हो जैसे ये दिए हुए, क्या हाल है? यहां हमने बाय 1 गेट 1 फ्री की ऑप्शन दी हो, क्या हाल है? यहां हमने पर्सनल सेलिंग के लिए कुछ बंदे हायर किए हो जो घरों में पहुंच जाते हैं चीजें बेचने, ठीक है जी। तो कहता है सच पर्सन से मुराद कौन है? बिजनेस हैज ड्राइव एनी बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ट्रेडिंग लायबिलिटी, द वैल्यू ऑफ बेनिफिट शैल बी चार्जेबल फ्रॉम बिजनेस in the tax year in which it is received under the head of income from business। तो कहता है where deduction is allowed for trading liability, trading liability को माइनस करने की इजाजत है, और उसके नतीजे में अगर कोई बेनिफिट हुआ तो वो टैक्सेबल है, और जो लाइबिलिटी है वो डिडक्टेबल है। जो खर्चा आया वो सेल का वो डिडक्टेबल है, और उसके नतीजे में जो बेनिफिट हुआ, सेल ज्यादा मिली है, कोई एग्जीबिशन लगाया था, वहां जाके माल बेचा था, वो माल ज्यादा बिक गया, दैट इज टैक्सेबल। क्लियर बच्चों? अच्छा, तो यहां तक बात डन। अच्छा, अब आ गई कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। सवाल ये स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है जी? आज हम आपको बताएंगे स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है। देखिए ये मेरा माल पड़ा हुआ है, ये मैंने बेचने के लिए रखा हुआ, गोल गोल सी कोई गेंदे, चले ऐसे कर देते, आप समझे पता नहीं सर कद्दू बेचने। ये मेरा स्टॉक है, मैं इसमें 2 चीजें लेता हूं, एक वो जो गोदाम में पड़ी है, और एक वो जो सप्लाई लाइन में जा रही है, ठीक है, सप्लाई लाइन में जा रही है। तो वो कहता है कि स्टॉक पता है क्या होता है? ओपनिंग वैल्यू ऑफ पर्सन स्टॉक इन ट्रेड। जब मैंने इस साल के पहले दिन शटल खोला अपनी शॉप का, और शटल शॉप का खोलते ही जो चीजें मेरे पास पड़ी थी, दैट वाज ओपनिंग वैल्यू ऑफ पर्सन स्टॉक इन द ट्रेड। वो मेरा स्टॉक था ट्रेड में। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ ट्रेड अक्वायर्ड बाय अ पर्सन इन द ईयर, उसके दौरान काफी सारे ट्रक आते रहे और आके माल देकर जाते रहे। 2 चीजें हुई, एक वो माल जो ओपनिंग स्टॉक था, और एक वो माल जो ऑर्डर देके मैं मंगवाता रहा। लेकिन आपको लगता नहीं ट्रकों का रुख गलत रखा है इन्होंने? ट्रक इस तरफ नहीं आने चाहिए थे, ट्रक इस तरफ आने चाहिए, नहीं बच्चों? तो क्या है, हम डिक्की उठा के इधर लगा लेते हैं, हमारे लिए कौन सा मुश्किल है, व्हील बढ़ा देते हैं, एलो बढ़ो। नहीं अगर आप चाहें तो मैं यहां पे एक स्टीयरिंग व्हील लगा के खान साहब को बैठा देते हैं, साथ गाना लगाते हैं, लगा दुम दड़ाशा, वो पता नहीं मतलब क्या है इसका, लेकिन कुछ ऐसा गाना लगा होता है। 2 गानों की भी समझ नहीं आती, एक अताउल्ला खान का और एक कोई पश्तो जहरा में आती नहीं, क्या हाल है, लेकिन एक गाना मुझे बड़ा समझ आया उसका। वैसे यूसी म्यूजिक की कोई जुबान। अच्छा बच्चों, तो मीन्स कहने का ये हुआ, ये ए है और ये बी है। एक है स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक,
तो जब मैंने ओपनिंग वैल्यू ऑफ द पर्सन स्टॉक इन द ट्रेड फॉर द ईयर एंड सेकेंडली द कॉस्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड अक्वायर्ड बाय द पर्सन इन द ईयर, जो कि मैंने एक्वायर किया था साल में, जाहिर है सारा साल वही तो नहीं बिकता रहेगा जो पहले दिन था, बहुत सारा माल आया होगा। और सी क्या है, द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द स्टॉक, द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द स्टॉक। तो मैंने एक शॉप खोली, जब मैंने शॉप साल के पहले दिन 1 जुलाई को खोली तो उसके अंदर 10 रेफ्रिजरेटर पड़े हुए थे, ये मेरा ए है। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर आई हैव ऑर्डर्ड 200 मोर रेफ्रिजरेटर्स, तो ए प्लस बी क्या हो गया 210, और इसमें से वो स्टॉक क्लोजिंग पे जब मैंने देखा यानी 30 जून को, तो गोदाम में फिर 20 पड़े हुए थे, तो इसका मतलब ये हो गया 210 माइनस 20, मेरी सेल कितनी है 190 रेफ्रिजरेटर्स। क्लियर जी? क्योंकि क्लोजिंग ने बताना है कि क्लोजिंग में इतना है तो फिर तुमने इतना माल बेचा होगा, इसलिए आप ए प्लस बी में से सी माइनस कर रहे हैं। ए ओपनिंग था, बी मजीद ऐड हुआ और सी वो जो आपने इसमें से बेच दिया। ठीक है ना? तो मैंने रिवर्स किया है, क्लोजिंग को माइनस करके दिखाया आपको। ठीक है जी? तो इससे आपको पता लग जाएगा आपका एक्चुअल स्टॉक कितना बिजनेस में लगा है। अच्छा बच्चों, अब देखिए ओपनिंग स्टॉक को दोबारा बता रहा है, यानी इसमें से ये वाली जो ओपनिंग वैल्यू है इस पे बात कर रहा है, इसकी शिक 2 पे क्या कह रहा है कि क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द पर्सन स्टॉक इन ट्रेड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल जब तुमने बंद की थी दुकान उस वक्त क्या कितना माल उसके अंदर पड़ा था। ठीक है? और दूसरी बात, वेयर द पर्सन कमेंस कैरी ऑन द बिजनेस इन द ईयर, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एक्वायर्ड बाय द पर्सन, कब? प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इसकी जो वैल्यू है बिजनेस की कमेंसमेंट से पहले ही तुम्हें पता होनी चाहिए। भाई पता होगी तो वैल्यू लिखोगे ना, क्या ख्याल है? तो 2 शर्तें। पहली शर्त यह है द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द पर्सन स्टॉक इन ट्रेड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल के जब शेड्यूल बंद हो रहा था आखिरी दिन उस दिन कितना माल पड़ा था। और दूसरी बात, अगले साल शुरू होने से पहले जो भी माल पड़ा था उसकी वैल्यू क्या थी, ये तुम्हें पहले से पता होना चाहिए। क्योंकि याद है शुरू के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ड्यूरिंग दैट जो है हम कैपिटल एसेट्स की वैल्यू को ट्रीट नहीं करते, लेकिन स्टॉक इन सेल को तो देखेंगे ना, स्टॉक इन सेल को तो देखेंगे। क्लियर बच्चों? नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया। इसके लिए हम देख लेंगे आगे चल के न्यूमेरिक्स में इसे आना है। ठीक है? तो हमें याद रहना चाहिए वो माल जो ओपनिंग पे मेरे पास था, वो जो सारा साल मैंने ऑर्डर किया, और आखिर में क्लोजिंग पे जो है वो उसका डिफरेंस जो है वो क्या होगा, मेरा स्टॉक होगा। दूसरी बात ये है कि दैट इज द कॉस्ट ऑफ स्टॉक, स्टॉक की कॉस्ट होगी। और दूसरी बात ये है कि जब आप किसी स्टॉक को डील करते हैं तो डील शुरू होने से पहले उसकी वैल्यू का अंदाजा होना चाहिए कि हमारे पास कितने का माल है। अब आ जाए आप गवर्नमेंट ग्रांट के। इंटरेस्टिंग टॉपिक है गवर्नमेंट ग्रांट। देखिए बाज ऐसे निकी के काम होते हैं जिसमें गवर्नमेंट जो है वो ग्रांट दे देती है। कोई प्लांट आप लगा रहे हैं, पोल्यूशन रुकेगा उससे, गवर्नमेंट कहती है कितने का प्लांट है, आप कहते हैं 10 लाख का, 2 लाख हमारी तरफ से, 2 लाख हमारी तरफ से। तो ये क्या बात हुई? 2 लाख गवर्नमेंट क्यों दे रही है? गवर्नमेंट 2 लाख इसलिए दे रही है ताकि जो है आप ये निकी के काम जारी रखें। तो कहता है कॉस्ट ऑफ एन एसेट डज नॉट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ एनी ग्रांट, सब्सिडी, रिबेट। तो जब तुम कोई भी ग्रांट तुम्हें मिलती है तो वो ग्रांट क्या नहीं होनी चाहिए, किसमें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए? कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है? रिबेट, कमीशन और अदर असिस्टेंस received in respect of acquisition of assets। लेकिन अगर वो कॉस्ट में शामिल हो गई या उस पर टैक्स लग गया तो कहता है कि द कॉस्ट ऑफ एसेट डज नॉट इंक्लूड इन द अमाउंट ऑफ ग्रांट, सब्सिडी, रिबेट, कमीशन एंड अदर असिस्टेंस received in the tax year। However,
if grant, subsidy or rebate or commission assistance is chargeable to tax, then it will be added in the cost. इसको यूं समझते हैं, देखिए या तो आपको नया प्लांट लगाने पे ग्रांट मिली है, या नया प्लांट लगाने पे आपको कोई सब्सिडी मिली है, या नया प्लांट लगाने पे आपको कोई रीबेट मिली है। इसकी दो सूरतें हैं, एक सूरत में ये टैक्सेबल है और एक सूरत में ये नॉट टैक्सेबल है। टैक्सेबल कब है? जब एडिड इन कॉस्ट, और नॉट टैक्सेबल कब है? नॉट एडिड इन कॉस्ट। तो पहले वाला कौन सा बन गया? इसको नंबर 1 कर देता हूं, इसको नंबर 2 कर देता हूं। अब जरा दोबारा पढ़े आप, अब नहीं समझिए कि अगर ये टैक्सेबल है तो इट मस्ट बी एडेड इन कॉस्ट, और अगर ये टैक्सेबल नहीं है तो फिर इसको कॉस्ट में भी ऐड होना नहीं चाहिए। सबसे पहले यहां से देखते हैं, an entity purchase an asset of costing rupees 70,000, गवर्नमेंट ने क्या दे दी? सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड कितनी? 15,000। देखिए, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एसेट एज्यूमिंग सब्सिडी इज एग्जेम्प्ट। सब्सिडी पे अगर टैक्स नहीं लगेगा तो फिर क्या होगा? हम कॉस्ट जो लिखेंगे वो नेट लिखेंगे कितनी? 55,000। ठीक है। और अगर बिल फर्ज सब्सिडीज टैक्सेबल, तो अगर सब्सिडी टैक्सेबल है तो हम कॉस्ट क्या लिखेंगे? शाबाश, 55,000 जमा क्या? शाबाश, 15,000। वो क्या चीज है? 15,000 डेट इज सब्सिडी। तो सब्सिडी को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अगर एग्जेम्प्ट है तो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा 15,000, यहीं पे बात खत्म हो जाएगी चूंकि टैक्स एग्जेम्प्ट है। और अगर क्या होगा? शाबाश, टैक्सेबल होगा तो फिर कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। अब ला पढ़ते हैं, द कॉस्ट ऑफ एन एसेट डज नॉट इंक्लूडेड इन द अमाउंट। कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड नहीं होगी क्या? ग्रांट, सब्सिडी, रिबेट, बिकॉज रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। दूसरे में क्या है? दूसरा साथ मिलाएंगे समझ आएगी। However, if grant, subsidy, rebate or commission is chargeable to tax, फिर ऐड हो जाएगा। ठीक है, then it will be added in the cost। आम हालात में सब्सिडी रिबेट ऐड नहीं होगी, लेकिन अगर सब्सिडी टैक्सेबल होगी तो फिर ऐड होगी। आप अगर इन दोनों को मिला के पढ़े तो बात क्लियर हो गई। क्लियर बच्चों? क्या कहा मैंने? को बच्चा बता सकता है? एक एग्जांपल दी हुई थी, मैंने लिखी तो थी, द गवर्नमेंट हैज गिवन एन इंसेंटिव टू द रबर कार पार्ट्स मैन्युफैक्चरर। रबर के कार बनाने वालों को गवर्नमेंट ने क्या दी? एक सब्सिडी दी या इंसेंटिव दिया कंपनी डेट इफ इट इंपोर्ट अ स्पेशल प्लांट। रबर को जब मेल्ट करते तो बहुत पोल्यूशन होता होगा, तो हुकूमत ने कहा कि अगर तुम एक स्पेशल प्लांट इंपोर्ट करोगे ना तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? एक इंसेंटिव देता हूं। तो गवर्नमेंट विल गिव ग्रांट इक्वल टू 30%। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मशीन 100 रुपए की है तो 30 रुपए कौन देगा? गवर्नमेंट देगी ऑफ इट्स कॉस्ट। एंड ग्रांट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, ये चार्जेबल टू टैक्स नहीं है। Consequently, company imported a plant for
10 मिलियन, तो 10 मिलियन का प्लांट इंपोर्ट किया, कितनी कीमत होगी? 7 मिलियन। क्यों? क्योंकि उसमें से 3 मिलियन किसने दे दिया? गवर्नमेंट ने दे दिया। ठीक हो गया बच्चों? नो प्रॉब्लम जी, बिल्कुल आसान सी बात है। अच्छा, ये ना चैप्टर में जितना भी अब रिमेनिंग पार्ट है ना, उसमें काफी ज्यादा थ्योरी इन्वॉल्व है। तो जो इनकम का बिजनेस का पहला सेक्शन है बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है, उसके बाद फिर एओपी आती तो फिर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल हो जाता है। इसे दोनों नेचर का ख्याल रखना। अच्छा बच्चों, अब हम बात कर सकते हैं करेंसी फ्लक्चुएशन एंड हेजिंग। करेंसी फ्लक्चुएशन से क्या मुराद हुई जी? बात यह है कि हम कोई चीज मंगवाते हैं या कोई चीज खरीदते हैं, उस पर कॉस्ट हम डॉलर में बेयर कर रहे हैं। कॉस्ट किसमें बेयर कर रहे हैं? डॉलर में। फर्ज कीजिए मैंने एक प्लांट खरीदा और वो प्लांट है 1 मिलियन का, 10 लाख रुपए का, और मैंने इसके लिए लोन ले लिया किसी बाहर के बैंक से, लेट्स से रॉयल बैंक ऑफ कनाडा से मैंने लोन ले लिया। उन्होंने मुझे लोन दे दिया। अब वो जो लोन है डेट इज, यू कैन से, उस दिन जब लोन मिला तो उस दिन $1 100 का था। इस तरह उन्होंने मुझे जो लोन दिया डेट्स वर्थ ऑफ कितनी बच्चों? $10,000। $10,000 को मैंने तुराया तो मेरे पैसे, तुराया मैंने एक्सचेंज किया तो मेरे पैसे पूरे हो गए। कितने? 10 लाख मैंने लोन लेकर काम किया। लेकिन जब मैंने पैसे वापस करने चाहे तो उस वक्त डॉलर $200 का हो चुका था। कितने का? अब मुझे वापस करते वक्त कितने पैसे देने पड़ेंगे? 1 मिलियन का 2 मिलियन, क्योंकि जब लिए थे डॉलर $100 का था। क्या ख्याल? और जब वापस करने पड़े डॉलर 200 का हो चुका। अब इसका क्या किया जाए? अब मेरे जितने रिश्तेदार बाहर हैं वो कहते जितना मर्जी कर्जा लो, लेकिन शर्त है डॉलर में लो, डॉलर में दो। कोई ले सकता है? तौबा करें। अच्छा, इफ एन एसेट इज परचेज विद अ लोन फ्रॉम फॉरेन करेंसी, अगर तुमने एक एसेट खरीदा कर्जे पे, कर्जा किस में लिया? मैं लाजिम तो रॉयल बैंक ऑफ कनाडा से, एमसीबी तो डॉलर में दे सकता मुझे पैसे। अच्छा, देन एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द लायबिलिटी बिफोर रीपेमेंट ड्यू टू करेंसी फ्लक्चुएशन विल बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट। तो तुम कॉस्ट ऑफ एसेट में से ऐड कर सकते हो। Explanation. For calculation of depreciation, currency fluctuation will be counted for the year of occurrence. So currency fluctuation जो है वो कैलकुलेट किया जाए। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। मुश्किल बात तो नहीं कर दी कोई? अच्छा, एक बात वहां लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है? करेंसी फ्लक्चुएशन एंड हेजिंग एग्रीमेंट, hedging is one of the option and cost of hedging will be considered. नाम है इतना लिखा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई ज़हीन आदमी है और वो फाइनेंस को जानता है तो वो ये करता है कि वो पहले से ही डॉलर बुक करवा लेता है कि जहां मैं इतनी कॉस्ट बेयर कर रहा हूं कि मैंने लोन लिया कितने का? $10,000 का, वापस करना था चंद दिन बाद, तो मैंने क्या किया? मैंने बुकिंग करवा ली। इलाइट बैंक से कहा कि ये पैसे ना मुझे चाहिए होंगे फला डेट को। जैसे फर्ज किया कि ये मैंने मशीन मंगवाई थी, 15 दिन का मैंने लोन लिया है और मैंने मशीन मंगवाई है, फर्ज करें 15 जून को, पेमेंट करनी है मुझे 30 जून को, तो मैंने 15 दिन पहले बुकिंग करा ली इस रेट पे।
अब ये जो बुकिंग करेगा एलाइट कहेगा हाँ ठीक है हो गई बुकिंग, बेफिक्र होके जाओ। क्या हाल है? ऐसा होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये बिकेगा। अगर मुझे जरूरत है मैं किसी और को भी दे सकता हूं। इसको हेजिंग कहते हैं। वो मुझे कहेंगे वी आर बुकिंग $10,000 in 100 rupees each dollar against a fee of $1,000 या 500 कर देते। तो $500 के अगेंस्ट मैंने ये हेजिंग कर दी। हेजिंग का मतलब एडवांस बुकिंग करा दी डॉलर। अब ये हेजिंग एग्रीमेंट भी बिकता है मार्केट। डॉलर हो गया 200 का, आपको पता है मैं कितने में बेच सकता हूं? मैं $7,000 का बेच सकता हूं, $8,000 का भी बेच सकता हूं। क्यों? बुकिंग कितने में हुई है? 100 में, और डॉलर कितने का हो गया? 200 का। 8,000 का भी बेचो किसी को तो उसे तब भी $200। क्या ख्याल है जी? बच गया ना? मीन्स कहने का कि मैं 70,000 में बेच सकता हूं, ठीक है, और इवन मैं इसको 7 लाख में बेच सकता हूं, 8 लाख में बेच सकता हूं, क्योंकि इसमें 10 लाख का फायदा है। तो 10 लाख के फायदे का क्या हो सकता है? बिक सकता है। लेकिन बहरहाल छोड़िए, हमने क्या किया? हमने हेजिंग कर ली और $500 में बुक करवा लिए डॉलर। तो लॉ में ये लिखने का मतलब पता है क्या है? कि जो तुमने $500 बियर किए ना, कंसीडर्ड का मतलब क्या है? ये कॉस्ट ऐड कर सकते हो, ये कॉस्ट ऐड कर सकते हो। तो फ्लक्चुएशन को फेस करते हुए चीजें इंपोर्ट करने में लोन पे करेंसी फ्लक्चुएशन आता है, तो ये कंसीडरेबल है, कॉस्ट में शामिल किया जा सकता है। कॉस्ट में शामिल किया जा सकता है कि एक मशीन थी, बुक कराई गई थी 10 लाख में, आते आते तक डॉलर 200 का हो गया, मशीन कितने की बन गई? अब शाबाश 20 लाख की हो गई। 10 लाख की थी 20 लाख की हो गई, ये कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर तुम हेजिंग कर दो तो वो कंसीडर किया जाएगा कॉस्ट में कि ठीक है आपने हेजिंग करके उसको 11 लाख से ऊपर जाने नहीं दिया, 11 लाख के अंदर डन कर दिया। क्लियर जी? तो ये डॉलर जब भी होता है बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं? हेजिंग करके एडवांस बुक करा लेती हैं। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब आ जाते हैं, यहां तक क्लियर हो गई बात। बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ ली आज हमने। चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं, टेस्ट चेंज करते हैं। लेट हैव अ फ्रेश टेस्ट। थोड़ा चिकन खाते हैं मटन के साथ। अच्छा, जो मिस्टर सलीम हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डेटा फॉर द टैक्स ईयर 2021। अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस एज फॉलोज। एज फॉलोज का मतलब ये टेबल यहां था, ये क्या उसका अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के सर ने क्या किया? उन्होंने कहा सेल्स आई हैं 200 की और कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 120 की, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 80। उसमें से मैंने लेस किया क्या? सैलरीज निकाली, डेप्रिसिएशन निकाली, पेनल्टी निकाली गवर्नमेंट की, और रिपेयर निकाली, एंड लॉस ऑन बिल्डिंग निकाला, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग निकाला, अदर इनकम में डिस्काउंट रिसीव्ड एंड गेन ऑन सेल। तो हमें इसको ठीक करना पड़ेगा यार, ये तो बड़ा गड़बड़ है। कैसे ठीक कैसे करना होगा? हम उल्टा चलते हैं। हम कहते हैं इनका जो प्रॉफिट है ना सबसे ऊपर ले लेते हैं, इसको लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना बच्चों? 48। अब हमें जिस चीज पे शक है हम सबसे पहले उसे पकड़ते हैं। सबसे पहला शक हमें पता है किस चीज पे है? डेप्रिसिएशन। ये हम वापस करेंगे, डेप्रिसिएशन वापस करेंगे। क्यों? इन्होंने डेप्रिसिएशन वल्लाह आलम कैसे निकाली हो सकता है स्ट्रेट लाइन मेथड लगाया हो सकता है इन्होंने अपना तरीका लगाया, तो इन्होंने अकाउंटिंग का तरीका लगाया होगा। हमें कौन सा तरीका लगाना है? टैक्स वाला, और वो हमें गिवन है, टैक्स डेप्रिसिएशन गिवन है। तो हम ऐड कर देते हैं क्या? 5, जो कि क्या है जी? शाबाश बच्चों,
ये ऐड कर देते हैं, वापस कर देते हैं। ये गलत निकाला होगा इन्होंने। हमें कौन सा निकालना है? हमें टैक्स डेप्रिसिएशन निकालनी, ताकि ये टैक्स स्टेटमेंट कन्वर्ट हो। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं हमें चाहिए। कितनी माइनस करेंगे? 7। ठीक होगी बात बच्चों? क्यों वो वापस कर दिया? किस तरीके से निकाला था उन्होंने? अकाउंटिंग है। हमें किस तरीके से निकालना है? टैक्स वाले तरीके से निकालना। ठीक होगी बात बच्चों? नो प्रॉब्लम जी। अच्छा, चलिए अब देखिए एक और मसला, पेनल्टी टू गवर्नमेंट। टैक्स में गवर्नमेंट की पेनल्टी डिडक्टेबल होती है? नहीं होती। कॉन्ट्रेक्चुअल पेनल्टी डिडक्टेबल होती है। मुआहदा किया था, माल लेट हो गया, पेनल्टी पड़ गई, वो फाइन अलाउड है। लेकिन हुकूमत को दिया हुआ फाइन अलाउड है? ना ना ना, क्या बात करें। तो गवर्नमेंट का फाइन क्या करना पड़ेगा? टैक्स रिटर्न में वापस करना पड़ेगा। कितना? 3 पर 1000 में, मिलियन में, जिसमें भी है, ये माइनस करना पड़ेगा। और अकाउंटिंग के सर को कहना होगा खुदा के लिए थोड़ा सा टैक्स बढ़। वो क्या कहेंगे? यार इस बच्चों को उठाओ बाहर फेंक दो जाकर। तो जब बशीर साहब क्लास में जाके ऐसी खच्चे मारा करो, मेरी क्लास में ऐसी बातें ना किया करो। तो डेप्रिसिएशन सर क्या कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन से डेप्रिसिएशन नहीं होती। डेप्रिसिएशन किससे होती है? WDV वाले मेथड से करें। वो कहें नहीं नहीं चल तू निकले, तो जाके टैक्स ही पड़ा कर। फिर तो ठीक हो गया बच्चों, 2 चीजें ठीक हो गई। लेकिन क्या सर ने सैलरी टैक्स वैक्स विद होल्डिंग किया होगा? किया होगा यार। अकाउंटिंग इतनी भी खराब चीज नहीं है। किया होगा, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। क्या ख्याल है बच्चों? फिट हो गई बात? चले अच्छा, और उसके बाद रिपेयर एक्सपेंस। यार रिपेयर एक्सपेंस तो रिपेयर एक्सपेंस है, वो तो ठीक है। अब इतनी भी जो शरारतें ना करें आप। ठीक हुआ होगा, रिपेयर का खर्चा दिया होगा, और क्या होना उसके अंदर। अच्छा, लेकिन एक बात है कि गेन ऑन फर्नीचर लिखा हुआ है अकाउंटिंग में कितना? 9। गेन ऑन फर्नीचर कितना? 9। क्या ख्याल है? तो ये 9 हमें यहां नहीं कर देना चाहिए? गेन ऑन फर्नीचर यूं नहीं लिखते, अकाउंटिंग गेन ऑन फर्नीचर, ये इधर कर देते हैं ना। ये गेन है, लॉस होता तो ऐड करते। तो ये हम क्या करें, इसको माइनस, एंड टैक्स गेन को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, और अकाउंटिंग गेन को माइनस कर देते हैं। क्या ख्याल है बच्चों? सही होगी जी बात? अच्छा, अब ये क्यों किया होगा सर ने? इस पे क्यों ऑब्जेक्शन किया? कोई बात समझ आती है? उसकी वजह यह है कि इस फर्नीचर को उन्होंने उस तरीके से नहीं बेचा होगा जो हमारा तरीका है, कि अगर उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया है तो कंसिडरेशन इक्वल्स टू कॉस्ट। ये नहीं किया होगा, हमें इस पे शक है। इसलिए हमें गिवन था, हमने कहा नहीं, हम टैक्स वाला करेंगे, अकाउंटिंग वाला रोक देंगे। क्या हाल है बच्चों? इसी तरह एक चीज और दी हुई है, क्या? लॉस ऑन बिल्डिंग। तो इन्होंने बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन अपनी मर्जी से निकाला होगा ना, अपने तरीके से। तो हम क्या करेंगे? ये वापस कर देंगे। अकाउंटिंग लॉस कितना है? 4। और जो हमारा टैक्स लॉस है, टैक्स लॉस ऑन बिल्डिंग, ये क्या करेंगे? ये माइनस कर देंगे। कितना है? 12। अब हम निकालेंगे जो जवाब हो, क्या होगा? दैट आंसर विल बी एक्यूरेट, करेक्ट। क्लियर जी? जरा निकालें जी शाबाश, कितना निकलेगा? तो किस किस चीज पे ऑब्जेक्शन किया सर ने? डेप्रिसिएशन पे किया, क्योंकि डेप्रिसिएशन उन्होंने अकाउंटिंग के तरीके से निकाली है, हमें टैक्स के तरीके से निकालनी है। पेनल्टी गवर्नमेंट को देनी ही नहीं चाहिए हमें, ठीक है? सॉरी, पेनल्टी गवर्नमेंट को दिया और डिडक्ट करनी ही नहीं चाहिए हमें। और दूसरी बात क्या है? बिल्डिंग का लॉस जो है
वो भी रिट्रीट करना चाहिए, चूंकि इन्होंने लॉस निकाला होगा अकाउंटिंग के तरीके से, उसकी भी डेप्रिसिएशन निकाली होगी। हमें कौन सी डेप्रिसिएशन निकालनी चाहिए? टैक्स वाली, लिहाजा वो हम माइनस कर देते हैं और ये वो हम ऐड कर देते हैं, ये हम माइनस कर देते हैं। लेकिन जो इन्होंने गेन किया है फर्नीचर का, उसको क्या करना चाहिए? शाबाश, माइनस कर देना चाहिए। क्यों? चूंकि इन्होंने उस तरीके से निकाला है और हमें किस तरीके से निकालना है? टैक्स वाले तरीके से निकालना है। कितना आया बच्चों? 43। ठीक हो गया बच्चों? नो प्रॉब्लम जी, फिट है जी। चलिए 100। दिस क्वेश्चन इज गिवन टू अस। तो सबसे पहली बात यह है कि हम इसको शुरू करेंगे कहां से? हम इसको शुरू करेंगे फ्रॉम द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम ये कहते हैं कि दिस इज 286। अब किस किस चीज पे हमें शक होगा? सबसे पहला शक हमारा है डेप्रिसिएशन पे। तो हम डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो वो डेप्रिसिएशन जो है वो ऐड होगी कितनी? 20, और लेस कर देंगे टैक्स डेप्रिसिएशन, ये वाली कितनी? 14, क्योंकि अकाउंटिंग वालों ने डेप्रिसिएशन अपने तरीके से निकाली होगी। देन बच्चों लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये भी इन्होंने अपने तरीके से किया होगा, लिहाजा लॉस ऑन मशीन जो है वो हम वापस कर देते हैं और टैक्स लॉस ऑन मशीन जो है वो माइनस कर देते हैं। वो माइनस कर देते हैं, कितना है? 36। ठीक होगी बात? सैलरी हम मान लेते, ठीक होगी। पेनल्टी टैक्स डिडक्टेबल नहीं होती, चूंकि आपने गवर्नमेंट को पेनल्टी दी है, लिहाजा गवर्नमेंट को दी गई पेनल्टी डिडक्टेबल नहीं है, वापस करें, जमा कर दें। ये भी ट्रीट हो गया जी। गेन ऑन फर्नीचर, आपने गेन अपने तरीके से निकाला होगा, हमारे पास टैक्स गेन है, तो हम क्या करेंगे? टैक्स गेन ऐड कर देंगे, क्या हाल है? और अकाउंटिंग गेन माइनस कर देंगे। अब टोटल बताइए कितना जी? शाबाश। $294 सही हो गया बच्चों? सो दिस विल बी योर टैक्सेबल इनकम। ठीक हो गई जी बात? क्यों जी? तो क्या क्या किया इसमें? हमने क्या किया जी? शाबाश। हमने वो डेप्रिसिएशन जो अकाउंटिंग के तरीके से निकली थी उसे टैक्स वाली से रिप्लेस किया है। अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन माइनस हुई थी उसे जमा किया वापस और माइनस की टैक्स वाली। इसी तरह एक मशीन पे लॉस आया था, वो लॉस क्योंकि WDV उन्होंने अपने तरीके से निकाली थी, इसलिए हमने वो लॉस जमा किया और उसके अंदर जो अपने वाला लॉस है टैक्स का वो माइनस किया। और फर्नीचर पे चूंकि गेन हुआ था तो हमें नहीं पता कि उसने गेन को प्रॉपर ट्रीट किया या नहीं किया, डेप्रिसिएशन उसकी, तो हमने उस गेन में से जो हमारा टैक्स गेन है वो हमने ऐड कर दिया और अकाउंटिंग गेन जो है वो माइनस कर दिया, यानी रिवर्स दोनों सूरतों में किया। एडिटिव को जो माइनस था उसको ऐड किया, जो ऐड था उसको माइनस किया और उसको रिप्लेस किया अपनी वैल्यू से। और गवर्नमेंट की जो पेनल्टी है
वो तो हमने डिडक्टेबल ही नहीं थी, इसलिए डिडक्ट हुई थी, उसको वापस ऐड कर दी। क्लियर बच्चों? टोटल कोई गड़बड़ हो तो देख लीजिएगा, बाकी चीजें आपको समझ आई होंगी। क्लियर? ये वो जगह है जहां पर अगर बच्चे ने काउंटिंग